दोस्तों हम कई बार सुनते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो एक नहीं, कई सारे एग्ज़ाम में एक साथ क्वालिफ़ाई होते हैं। मतलब उनके पास एक नहीं 4-5 गवर्नमेंट जॉब हाथ में होता है। उसके बाद वो चूज़ करते हैं कि किस जॉब को हमें जॉइन करना है। मतलब कई सारी सरकारी नौकरी एक साथ ले लेते हैं। तो भैया वो ऐसा क्या करते हैं? बस कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं और साधारण बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो हर जगह सेलेक्ट होते हैं और जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो कई बार सेलेक्ट हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। आप देखते होंगे एसएससी सीजीएल हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कई बार रिपीटर्स जो है आते हैं और तुरंत सेलेक्ट हो जाते हैं दोबारा। और एक फ्रेशर बच्चा वो बार बार प्रयास करता है तब भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसकी कारण जानते हैं? इसका एक ही कारण होता है, उसकी गलत रणनीति। हार्ड वर्क कुछ नहीं होता दोस्तों, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क आप करते रहिए, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिलेबस उतना ही है, सिलेबस आप हार्ड वर्क करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, स्मार्ट वर्क से जो काम करेगा। अब स्मार्ट वर्क में बहुत सारी रणनीति आती हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो चलिए अभी आप आज मैं आपको रेलवे से से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली रेलवे वालों के लिए है। क्योंकि रेलवे का मैं बताऊंगा कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी, एक साल की तैयारी या 8 महीने की तैयारी में आप कैसे सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। और कंपटीशन दुनिया के लिए रहेगा लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि 1 लाख फॉर्म नहीं, केवल आपका फॉर्म पड़ेगा वहाँ पे और आप सिलेक्ट होके आएंगे। तो इस तरह की रणनीति, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए, तब आप 100% सेलेक्ट होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेक। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एनटीपीसी में वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ एक बेहतर, एक सटीक रणनीति। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि सभी एग्ज़ाम जो होते हैं रेलवे के, सभी एग्ज़ाम को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा है। इसमें जो होते हैं आरपीएफ, एसआई वाले, एसआई को छोड़िए, सारे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। सारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सब में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 की, ठीक। अभी देखिए, अब मैं इसमें आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं सिलेबस की जो है तुलना कराऊंगा। सभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं सबका तुलना कराएंगे कि सब में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। उसके बाद वेटेज बता दूंगा, कहाँ पे कितना वेटेज है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है वेटेज के अकॉर्डिंग। और कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, सभी एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट कॉमन है उन पे ज़्यादा जोर देना है। और किन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के जिसमें दो दो एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस। तो दोनों में कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा जोर देना है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस में करा रहा हूँ, उसको समझिए। और उसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं कई सारे अपने सब्सक्राइबर, अपने भाइयों, अपने दोस्तों को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ बुक्स, ठीक है। तो वो कैसे बुक्स उन तक पहुँचेगा, तो वो बुक्स हो सकता है आप में से ही किसी किसी के पास पहुँचे, तो उसको भी लास्ट में समझ लीजिएगा। अभी फ़िलहाल चलिए सिलेबस इसको समझिए, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक अच्छी रणनीति कैसे हो सकती है सारे एग्ज़ाम रेलवे के क्वालिफाई करने के लिए। ये देखिए आपके सामने चार्ट दिख रहा है एक, ठीक है। ये चार्ट बहुत मेहनत से बना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों ये चार्ट आप समझिए इसको। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं रीजनिंग लिखा हूँ, उसके बाद मैथ लिखा हूँ, उसके बाद जनरल स्टडीज मतलब जीएस लिखा हूँ। इसके सामने सामने जितने जितने हैं इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सामने सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं सभी सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। अब उसके बाद जनरल साइंस है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद टेक्निकल है लास्ट में। ये सारी चीज़ें हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम में एक एक करके सभी एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं कि किस में क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितना वेटेज है। ये देखिए सबसे पहले एसआई की बात करें तो इसमें रीजनिंग 35 नंबर है। और कांस्टेबल, आरपीएफ का एक कांस्टेबल वाला होता है, इसमें भी रीजनिंग 35 नंबर होता है, ठीक। अब सब और एनटीपीसी में देख लीजिए, ये एनटीपीसी है, इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2, जिसमें 90 मिनट 90 मिनट का होता है। और यहाँ आरपीएफ में भी 90 मिनट का कांस्टेबल और 90 मिनट का एसआई वाला एग्ज़ाम होता है।
एसआई में दोस्तों क्या है, एक ही एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम दीजिए तुरंत सिलेक्शन, फिजिकल होगा सिलेक्शन, एसआई में होता है। एनटीपीसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्ज़ाम होता है। अब इसमें क्या है, सीबीटी 1 में क्या है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का है, और मैथ जो है, रीजनिंग की बात कर रहे हैं पहले अभी, रीजनिंग 30 नंबर का है, और सीबीटी 2 में 35 नंबर का है। ठीक है, अब सोचिए रीजनिंग का कितना ज़्यादा वेटेज है हर एग्ज़ाम में। ग्रुप डी में 30 नंबर का आता है, एक ही एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी में। ठीक, उसके बाद जेई की बात कर ले रहे हैं। जेई में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहला जो है 90 मिनट का होता है, और दूसरा जो है एग्ज़ाम 120 मिनट का होता है। ठीक, सीबीटी 2 120 नंबर का होता है, 120 मिनट का होता है, जिसमें से क्या है, रीजनिंग जो है सीबीटी 1 में आएगा और सीबीटी 2 में नहीं आता है। सीबीटी 2 में नहीं आता है, ये सामने सीबीटी 2 है। ये जहाँ जहाँ आपको एरो दिख रहा है वहाँ पे आप फोकस करिए तो अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद जो है एएलपी में क्या होता है, एएलपी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्ज़ाम होता है, 1 और 2। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें सीबीटी 1 में 25 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, और सीबीटी 2 में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक 90 मिनट का होता है, एक 60 मिनट का। 60 मिनट का जो होता है उसमें केवल टेक्निकल पूछा जाता है, शुद्ध एएलपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा पहला एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी 2 का, एएलपी का, सीबीटी 2 का एएलपी का जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो 25 नंबर का होगा। उसमें रीजनिंग आएगा 90 मिनट का होगा, उसमें चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग जो है 25 नंबर का रहेगा। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो रीजनिंग का क्या वेटेज है, रीजनिंग का यही वेटेज है कि ये सारे सब्जेक्ट सारे जगहों पे पूछा जा रहा है, और इसका मतलब अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं मैथ की। रीजनिंग आप समझ लिए कि रीजनिंग देखिए सभी सब्जेक्ट सभी जगहों पे सारे चीज़ों में ये जो है एकदम बढ़िया से पूछा गया है। केवल कहाँ जेई में जो है सीबीटी 2 में नहीं पूछा गया है, और एएलपी के दूसरे टेक्निकल वाले पोर्शन में नहीं पूछा गया, बाकी सब में पूछा गया है। ठीक है, तो रीजनिंग पढ़ना है अच्छे से। अब मैथ की बात करें, मैथ देख लीजिए, अब समझ गए होंगे आप चार्ट किस तरह से बनाया गया है। मैथ यहाँ पे है, एक मिनट आपको बताता हूँ। कुछ हमारे भाई लोग हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। वो क्या है, वो 15 घंटे पढ़ लेंगे, फालतू के सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, जिसका कोई वेटेज नहीं होता है, जिसका एग्ज़ाम में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो बस सिलेबस जान लिए, ये है चीज़ें, वो उल्टा पुल्टा पढ़ाई करते रहते हैं, मतलब फालतू की चीज़ें, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं कि ये 20 मिनट का वीडियो देख ले। तो भैया ऐसे लोग सिलेक्शन से बाहर हैं। पेशेंस है, शांति से बैठ के वीडियो देखिए, समझिए, और इसमें जो चीज़ आप चाहिए तो उसको नोट करिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा सारी चीज़ समझने में अच्छे से। अभी मैं बताऊंगा इसमें सारी चीज़ वेटेज क्या है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और किस सब्जेक्ट में कितना कितना पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें समझना है। तो भैया थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, भागना नहीं, मैं आराम से समझाता हूँ, समझिए। ठीक है, अब मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथ में क्या है, मैथ जो है 35 नंबर का एसआई में पूछा जाता है, और कांस्टेबल में भी 35 नंबर का पूछा जाता है। एनटीपीसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 में दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, सामने लिखा है 30 नंबर सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में 35 नंबर का है, और ग्रुप डी में 25 नंबर का पूछा जाता है मैथ। ठीक, मैथ, और उसके बाद जेई 30 नंबर का है। ठीक है, जेई के सीबीटी 1 में 30 नंबर पूछा जाता है, सीबीटी 2 में कुछ नहीं पूछा जाता है, सीबीटी 2 में मैथ नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद एएलपी की बात करें, तो एएलपी में जो है सीबीटी 1 में मैथ जो है 20 नंबर पूछा जाता है, और सीबीटी 2 में भी सीबीटी 2 के पहले एग्ज़ाम में 25 नंबर पूछा जाता है। तो देखा जाए मैथ का ओवरऑल वेटेज, भैया मैथ का ख़तरनाक वेटेज है। मतलब मैथ और रीजनिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, आप ऐसे एग्ज़ाम तैयारी करिए जहाँ पे मैथ और रीजनिंग नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत वेटेज है। अब देखिए जीएस की बात कर रहे हैं। अगला जो है जीएस एसआई में 50 नंबर का है, कांस्टेबल में 50 नंबर का है, सीबीटी 1 में एनटीपीसी के 40 नंबर का है, सीबीटी 2 में 50 नंबर का है। ठीक, और ग्रुप डी में भी 20 नंबर का आता है, ग्रुप डी में ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। और जेई में 15 नंबर का पूछा जाता है, जनरल साइंस। ठीक है, और जेई में जनरल
जनरल स्टडीज जीएस जो है, जनरल स्टडीज में ये जो है 15 नंबर पूछा जाता है CBT 2 में। मतलब जेई वाले भैया, जेई जितने लोग हैं तैयारी कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि जीएस जो है आपको 15 नंबर मेंस में भी पूछा जाएगा और प्री में पूछा जाएगा, प्री और मेंस दोनों में पूछा जाएगा, CBT 1 और CBT 2 दोनों में पूछा जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, जीएस आपको पढ़ना है। अब एएलपी वाले 10 नंबर पूछा जाता है एक एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है और दूसरे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ये देखिए 10 नंबर, ठीक है। एएलपी में 10-10 नंबर दोनों में पूछा जाया है और लास्ट में केवल टेक्निकल है। उसके बाद जीएस की बात कर रहे हैं। ये देखिए लास्ट में जो है 10-10 नंबर का पूछ लिया गया, ठीक। अब जनरल साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं दोस्तों। जनरल साइंस देखिए, जनरल साइंस में एसआई में पूछा जाता है, यही जीएस में ही मिला के पूछ लेते हैं, अलग से जनरल साइंस नहीं पूछा जाता है। कांस्टेबल में भी सेम है और एनटीपीसी में भी इसी में जीएस में ही मिला के पूछ लेते हैं। CBT 1 और CBT दोनों में पूछा जाता है जीएस, मतलब जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस लेकिन जीएस में ही मिक्स करके पूछ लेते हैं। अब ग्रुप डी में भी 25 नंबर अलग से जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस ग्रुप डी में अलग से पूछा जाता है 30 नंबर का। जेई में भी 30 नंबर का अलग से पूछा जाता है, देखिए जेई में भी 30 नंबर का अलग से पूछा जा रहा है। और CBT 1 की बात कर रहा हूँ, और CBT 2 में भी 15 नंबर का केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है। एएलपी में भी पूछा जाता है जनरल साइंस अलग से, जनरल साइंस का वेटेज 40 नंबर है एएलपी CBT 2 में। मतलब एएलपी वाले भैया साइंस खूब अच्छे से पढ़ें, CBT 2 में 40 नंबर का मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 40 नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको अब इन्वायरमेंट देख लिया जाए। इन्वायरमेंट दोस्तों, इन्वायरमेंट कहीं नहीं पूछा जाता है, केवल और केवल जेई में पूछा जाता है 10 नंबर का, ठीक है। इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है ये सामने दिख रहा है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट केवल 10 नंबर जेई के CBT 2 में पूछा जाता है। और कंप्यूटर भी कहीं नहीं पूछा जाता है, केवल जेई के CBT 2 में पूछा जाता है। और टेक्निकल सब्जेक्ट केवल जेई में, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल का 100 नंबर का पूछेगा, ये जेई वाला हो गया। और एएलपी में पूछा जाता है 75 नंबर का, ये 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का कोई पेपर होगा, उसमें केवल और केवल टेक्निकल पूछेंगे एएलपी में। एएलपी में 2 ही एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2, ठीक है। एक 60 मिनट का होगा, एक जो है लगभग जो है 90 मिनट और 60 मिनट, ठीक है। तो ये जो है 60 मिनट वाला जो हो रहा था ये केवल और केवल टेक्निकल पूछता है। अब ये तो मैं बेसिक बता दिया कि भैया सब एग्ज़ाम में कितना कितना क्या पूछा गया है। दोस्तों अब देखिए एक चीज़, कितना आसान है कुछ रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम निकालना। जैसे एसआई में क्या है, 3 ही सब्जेक्ट पूछा गया है, ठीक है। एसआई में क्या है, 3 ही सब्जेक्ट पूछा गया और एक एग्ज़ाम, ओनली एक एग्ज़ाम होगा, 35 नंबर 50 नंबर। मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस 3 सब्जेक्ट तैयार करिए, राज करिए। कांस्टेबल में भी 35 नंबर और 50 नंबर 3 ही सब्जेक्ट पूछा गया है। एनटीपीसी में क्या है, एनटीपीसी में देख ही रहे ये सारी चीज़ें हैं। एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 में मैथ, रीजनिंग, जीएस तीनों का वेटेज है। इसमें चारों चीज़ों का वेटेज है। जीएस ग्रुप डी में साइंस भी अलग से पूछ रहा है, ठीक है। साइंस जेई में भी अलग से पूछ रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों एक प्रकार से तो 3 सब्जेक्ट हमारे मेन हैं, ठीक, और चौथा जीएस। ये 4 सब्जेक्ट तैयार हैं तो आपका जेई का भी CBT 1 हो जाएगा, एएलपी का भी CBT 1 हो जाएगा। CBT 2 के लिए केवल टेक्निकल पढ़ना रहेगा बस। अब इसके लिए जिसके पास जो है टेक्निकल डिग्री है वही जेई और एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी 3 जो है 3 चीज़ों के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो सब लोग एलिजिबल हैं ही, उसके लिए क्या दिक्कत है। 3 सब्जेक्ट की तैयारी करिए,
जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है वो लोग जो है अपना आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें। ग्रुप डी की भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इतना कुछ समझने के बाद अभी आप कंफ्यूज होंगे कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है भैया कि अगर आप सारे एग्जाम को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं तो आपको स्टेप वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। पहला काम जो है आप मैथ, रीजनिंग और जीएस और जनरल साइंस ये 4 सब्जेक्ट तैयार करिए, इसको डेली पढ़िए। अभी आप अगर नए हैं तो टेक्निकल को बिल्कुल मत टच करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तैयारी ये 4 सब्जेक्ट ही जब तक वो एग्ज़ाम आए 6 महीने लग जाए ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने में। तो आप टेक्निकल के लिए आपके पास डिग्री है लेकिन आप टेक्निकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब तक आपके पास ये 4 सब्जेक्ट नहीं तैयार रहेंगे। तो सब और मान लीजिए अगर आपकी 4 सब्जेक्ट गलती से तैयार हो गया टेक्निकल जेई या एएलपी बनने के लिए के चक्कर में, तो क्या होगा आपका ये एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये सब आपका निकल गया तो नेक्स्ट ईयर अब क्या है, ये जो है रेल मंत्री जो है बोले ही हैं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो क्या पता भैया अगर हर साल वैकेंसी ये दे दिए तो आप अगले साल भी बैठ के जेई बन सकते हैं या फिर एएलपी बन सकते हैं। लेकिन क्या है इस साल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अभी बहुत टाइम है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जब तक रीजनिंग, मैथ और जीएस और जनरल साइंस नहीं तैयार हो जाता है आप टेक्निकल पे टाइम मत दीजिए, ये सच्चाई है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रुप के जेई हैं इसमें, ठीक है, रेलवे में, तो बातचीत होती रहती है तो ठीक है, समझते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से अगर टेक्निकल पे लगे रहेंगे, दिन रात टाइम टेक्निकल पे देंगे, तो आप प्री वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके CBT 1 में जो जेई में हो रहे हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सबके लिए कॉमन है, तो उसकी भी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे सही से। तो आप जब CBT 1 ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो वो टेक्निकल पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो जेई वालों के लिए और एएलपी वालों के लिए मेरा संदेश था। तो इस तरह से पढ़ाई करिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार तैयारी करना है अच्छे से, उसके बाद रेलवे के सभी जगहों पे आप झंडा गाड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा और बात बताता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। अगला वीडियो में जो चाहिए आपको, जो चीज़ चाहते हैं सब कुछ लिखिए, कमेंट करिए। और वीडियो भैया सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जितने लोग तैयारी करने वाले हैं रेलवे वाले, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। ग्रुप एकदम ओपन रहेगा, कोई प्राइवेसी उसमें नहीं रहेगी, सारी चीज़ें एकदम ओपन रहेगी। वहाँ पे सारे लोग डिस्कशन कर सकते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग ग्रुप में जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पे, अगर पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं, कोई डाउट हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या किसी रेलवे के किसी जेई या ये एएलपी या फिर जो है स्टेशन मास्टर वास्टर से बात करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ मित्र हैं जो हर पोस्ट पे हैं, तो मैं जो भी डाउट होगा आपका वहाँ से क्लियर करा दूँगा। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए, हर जगह फॉलो करिए। और जो लोग बुक लेना चाहते हैं भैया, वो लोग फॉलो किए रहेंगे, उन्हीं में से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करके रेंडमली बुक दूंगा। ये हवाई नहीं, ये ऑलरेडी काम हो रहा है स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। तो आप जो है, जो भी हमें लगेंगे कि ये थोड़ा स्टूडेंट उस लायक है, इनको प्रॉब्लम है, तो उनको हम बुक दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों सब जगह फॉलो करिए और जुड़े रहिए। अगला वीडियो बनाएंगे एक शानदार तरीके से, एक शानदार टॉपिक पे, आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हर जगह फॉलो करिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।